नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद गंभीर और उलझे हुए मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के एक स्थानीय राजनेता पर लगे संगीन आरोपों की। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ उन दावों और तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से समझना है जो अब तक सामने आए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस केस फाइल को डिकोड करते हैं। इस मामले के केंद्र में है आनंद नायडू, जो बैंगलोर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। अब आरोप वाकई बहुत ही गंभीर हैं। एक राजनीतिक नेता पर नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अपराध का आरोप लगा है। जब भी सत्ता या प्रभाव वाले किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे समाज और कानूनी व्यवस्था के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये आरोप क्या है और इनका आधार क्या बताया जा रहा है। भाग 1, मारपीट के आरोप और मुख्य घटना की पड़ताल। अब इन दावों की गंभीरता पर गौर करना बहुत जरूरी है। शिकायत में जो बातें कही गई हैं, उसके मुताबिक नाबालिगों का आरोप है कि उन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। जी हाँ, लोहे की रॉड। इस कथित हमले की वजह से पैरों, हाथों और शरीर के बाकी हिस्सों पर गंभीर चोटें आने की बात कही गई है। साफ है कि ये कोई मामूली कहासुनी का मामला नहीं है, बल्कि हिंसक प्रकृति के आरोप हैं। और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसे दावों ने ही इस पूरी जांच को इतनी चर्चा में ला दिया है। भाग 2, पृष्ठभूमि और मंशा, यानी इस पूरे विवाद की जड़ें आखिर कहाँ हैं। अगर हम इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कहानी कुछ इस तरह सामने आती है। शिकायतकर्ता के दावों के अनुसार ये सब कुछ आज से करीब 3-4 साल पहले एक कथित विवाहितर संबंध के साथ शुरू हुआ। और हम जानते हैं कि जब कोई पारिवारिक मुद्दा इतने लंबे समय तक अनसुलझा रहता है तो वो अक्सर गहरे तनाव की वजह बन जाता है। हाल के दिनों में स्थिति तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब नाबालिगों ने कथित तौर पर इस रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू किया। और फिर इसी तनाव के बीच वो दिन आता है जब एक कथित शारीरिक हमला हुआ। मतलब एक लंबे समय से चल रहा घरेलू तनाव अचानक से हिंसक आरोपों में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू भी है जो इसे काफी पेचीदा बनाता है। एक तरफ तो प्राथमिक दावा है रॉड से नाबालिगों पर शारीरिक हमला, पर इसके साथ ही एक दूसरा दावा भी सामने आता है, बिना सहमति के संपत्ति का हस्तांतरण। यानी मामला सिर्फ शारीरिक हमले तक सीमित नहीं है, इसके तारों में संपत्ति विवाद भी उलझा हुआ है। जब हिंसा के आरोपों के साथ प्रॉपर्टी का एंगल जुड़ जाता है तो मामले की जटिलता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की नहीं रही। इस संपत्ति विवाद को शिकायतकर्ता के एक सीधे आरोप से बेहतर समझा जा सकता है। उनका स्पष्ट कहना है कि नायडू और उनकी पत्नी ने बिना उनकी सहमति के उनकी संपत्ति को अपने नाम कर लिया था। ये एक बहुत ही विशिष्ट आरोप है जो इस पूरी कहानी में एक नया वित्तीय और कानूनी पेंच फंसा देता है। अब जांच अधिकारियों को केवल शारीरिक चोटों की ही नहीं, बल्कि उन वित्तीय दस्तावेजों की भी गहराई से जांच करनी होगी। ये देखना होगा कि कहीं यही संपत्ति विवाद उस कथित हिंसा की असली वजह तो नहीं था। भाग 3, कानूनी कार्रवाई और जांच की वर्तमान स्थिति। किसी भी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत पुलिस स्टेशन से ही होती है। यह मामला अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह तथ्य इस खबर को एक भौगोलिक वास्तविकता देता है और इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य की कानूनी मशीनरी ने आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। एक बार जब कोई शिकायत दर्ज हो जाती है तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हर एक दावे की निष्पक्ष और बारीकी से जांच हो। यह सबसे ध्यान देने वाली बात वो कानून है जिसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है, पॉक्सो POSSO अधिनियम, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये भारत के सबसे कड़े कानूनों में से एक है, जिसमें जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल माना जाता है। इस अधिनियम का लगाया जाना ही ये बताता है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों में त्वरित जांच और विशेष अदालतों का प्रावधान होता है, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ एक निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी हम सिर्फ आरोप के चरण में हैं। पुलिस अपने सबूत जुटा रही है और कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है। हमारा उद्देश्य कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। जब तक अदालत में दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को कानूनी दृष्टि से निर्दोष ही माना जाता है। इसलिए जांच पूरी होने तक न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना अहम है। अंत में ये पूरी स्थिति एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
इस चल रही जांच के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, वे सार्वजनिक हस्तियों के बीच कानूनी जवाबदेही की व्यापक मांग को कैसे प्रभावित करेंगे? जब भी प्रभाव वाले लोगों पर आरोप लगते हैं, तो पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता परीक्षा के घेरे में आ जाती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता का प्रतीक बन जाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने और तथ्यों को समझने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखना चाहिए कि जागरूक रहना ही निष्पक्षता की पहली सीढ़ी है।